स्थान का प्रत्यक्षीकरण। स्थान का प्रत्यक्षीकरण आकार तथा दूरी के प्रत्यक्षीकरण को भी उल्लेखित करता है। वास्तविकता से समस्या उत्पन्न होती है कि 3 आयामीय संसार यानी 3D दुनिया का प्रतिबिंब 2 आयामीय रेटिना पर प्रक्षेपित किया जाता है। यानी 3 डायमेंशनल वाली जो हमारी दुनिया है उसका छवि हमारे रेटिना पे 2 डायमेंशनल रेटिना पे पड़ता है। इससे प्रश्न उठते हैं, 2 आयामीय प्रतिबिंब से कैसे हम 3 आयामीय संसार का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में कैसे हम गहराई और दूरी का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। फासले के प्रत्यक्षीकरण की समस्या को चित्र 5.7 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इस चित्र में 5.8 बोलना चाह रहे हैं, ये किताब में गलती है कि ये आंख है हमारी और ये बाहर जो है S इसकी दूरी है। यानी ये जो प्रकाश है इसको कितनी दूरी से आना पड़ रहा है हमारी आंख के अंदर और फिर रेटिना पे छवि बन रही है। यह देखा जा सकता है कि बिंदु A1, A2, A3 दृष्टि लाइन रेटिना A पर पड़ रही है। इसी प्रकार बिंदु B1, B2, B3 दृष्टि B रेटिना पर पड़ रही है। रेटिना पर पड़ने वाली बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा है। रेटिना पर उपलब्ध सूचना केवल फासले में इन बिंदुओं की दिशा को इंगित कर सकता है, परंतु आर्क से दूरी A1, A2, A3 अथवा B1, B2 तथा B3 की स्थिति। बहरहाल अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव में हम जान गए हैं कि गहराई और दूरी के बारे में हमारे अनुमान लगभग सही साबित होते हैं। यदि गहराई और दूरी के बारे में हमारे अनुमान सही नहीं होते तो बाहरी संसार की वस्तुओं के साथ हमारा विरोध ही जाएगा। यानी लगभग हम हर चीज की दूरी और गहराई समझ सकते हैं, इसीलिए हम साइकिल चला सकते हैं या मान लीजिए बाल्टी में से आपको मग से पानी उठाना है तो आपको कितना झुक के या हाथ कितना बढ़ा के बाल्टी में से पानी निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको गहराई और दूरी दोनों जानना जरूरी है, और हम ये जो रोज की चीजें करते हैं उससे ये काफी साफ है कि हम गहराई और दूरी ठीक तरह से समझ पाते हैं। यदि गहराई और दूरी के संबंध में हमारे अनुमान सही नहीं होते तो हम साइकिल और स्कूटर नहीं चला पाते। समस्या यह है कि कैसे हम रेटिना पर 2 आयामीय प्रतिबिंब के सही स्थान, गहराई और दूरी का अनुमान लगाते हैं। आपको शीघ्र ही पता चलेगा कि स्थान स्पेस का अनुमान प्रत्यक्षीकरण संभव है क्योंकि हमारे लिए विभिन्न संकेत उपलब्ध है। तो ये बोल रहे हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं जिसमें प्रकाश की जो यानी A1, B1, A2, B2, A3, B3 इन सब से जो प्रकाश आएगा वो रेटिना पे A और B इतनी ही बड़ी छवि बनाएगा। तो वो सिर्फ रेटिना की छवि से हमारा दूरी या गहराई नापना मुश्किल दिखाई देता है इस चित्र को अगर हम देखें तो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरे संकेत हैं जिनसे कि हम गहराई और दूरी का अंदाजा लगा पाते हैं। विभिन्न संकेतों का अध्ययन करने से पहले हमें यहाँ पर प्रयोग होने वाले उन विभिन्न शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से समझना होगा। दूरी, यह प्रेक्षक तथा वस्तु के बीच पूर्ण स्थानिक विस्तार को स्पष्ट करता है। फिजिकल दूरी के अनुकूल दूरी का प्रत्यक्षीकरण होता है। कभी कभी इसे प्रत्यक्ष दूरी के रूप में स्पष्ट किया जाता है। गहराई, प्रेक्षकों के विचार के अनुसार यह दो पदार्थों के बीच स्थानिक विस्तार की संबंधता को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ एक प्रेक्षक के विचार के अनुसार दो पेड़ों के बीच सापेक्ष एक्सटेंट होता है। प्रत्यक्षीकरण की गई गहराई ही वास्तविक गहराई होती है जिसे व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर ये आँख है और आँख से पेड़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको दूरी कह रहे हैं। यही आँख है, एक पेड़ है और दूसरा पेड़ उसके पीछे है, तो इन दो पेड़ों के बीच की दूरी को हम गहराई बता रहे हैं।
आकृति, वस्तु का एक मौखिक आकार एस होता है जो कि बाहर दिखता है। जब व्यक्ति द्वारा इसका प्रत्यक्षीकरण किया जाता है तो इसे प्रत्यक्षीकृत आकार कहा जाता है। हमारे पास उपलब्ध विभिन्न संकेतों की सहायता से हमें गहराई और दूरी का प्रत्यक्षीकरण होता है। इन संकेतों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है गैर दृश्यक संकेत, दूसरा द्विअक्षिक संकेत, तीसरा एकाक्षिक संकेत। तो गैर दृश्यक संकेत इसलिए बोला गया है कि उसका रेटिना पे बनी छवि से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो गैर दृश्यक है। द्विअक्षिक संकेत है दो आंखों के कारण जो हमें संकेत मिलते हैं, दोनों आंखों का इस्तेमाल करने से, वे है द्विअक्षिक संकेत। और जो सिर्फ एक आंख से ही पता चल जाता है वो है एकाक्षिक संकेत। गैर दृश्यक संकेत अकोमोडेशन, समायोजन और कन्वर्जेंस अभिबिंदुता दो गैर दृश्यक संकेत हैं। इन संकेतों को गैर दृश्यक नॉन विजुअल कहा जाता है क्योंकि ये रेटिनल इमेज से उत्पन्न नहीं होते। पहला समायोजन, जिसे हम कैमरा में फोकस कहते हैं, आंख के संदर्भ में इसे समायोजन कहते हैं। आंख में लेंस जो हमारे कॉर्निया और पुतली के पीछे है, जिसके शेप या आकार चेंज होने से हम फोकस कर पाते हैं, लेंस की सहायता से बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। पक्ष्माभिकी सीलियरी पेशीय, सीलियरी मसल लेंस के ऊपर नीचे जो होती हैं उन्हें पक्ष्माभिकी पेशीय कहा जाता है। उनके द्वारा रेटिना पर वस्तुओं के दूर तथा नजदीक फोकस करने के लिए लेंस को समायोजित किया जाता है। पक्ष्माभिकी पेशीय तंत्र लेंस की उत्तलता यानी कॉन्वेक्सिटी को परिवर्तित करता है तथा ताकि वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके। इस प्रक्रिया को समायोजन कहा जाता है। यानी जो सीलियरी पेशियां है, पक्ष्माभिकी पेशियां, उनसे लेंस का शेप बदला जाता है जिससे हम दूर या पास फोकस कर पाते हैं। यदि वस्तु अपेक्षाकृत दूरी पर 2 मीटर से अधिक अथवा इतनी ही दूरी स्थित है तो पक्ष्माभिकी मसल तंत्र शांत रहता है। जब वस्तु नजदीक से नजदीक दूरी पर आता है तो पेशीय तंत्र अधिक से अधिक संकुचित होता जाता है और लेंस को अधिक उन्नतोदर कॉन्वेक्स बनाता है। पक्ष्माभिकी सीलियरी पेशीय तंत्रों के संकुचन की मात्रा गतिबोधक उद्दीपनों के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती है। हमने गतिबोधक इंद्री के बारे में पहले भी पढ़ा है कि हमारे पूरे शरीर में कौन सी मांसपेशियां किस तरह से काम कर रही हैं और किस तरह की हरकत हो रही है हमारे शरीर में, वो हमें हमारी गतिबोधक इंद्री बताती है। तो वैसे ही क्योंकि सीलियरी मसल भी शरीर की मांसपेशी है, तो वो कितना काम कर रही है, किस पोजीशन में, या तो लेंस को संकुचित कर रही है या बढ़ा रही है, उसका हमको गतिबोधक इंद्री से पता चलता है, मस्तिष्क को संकेत मिलता है। अर्थात यदि देखने वाले से वस्तु काफी दूर होता है तो पक्ष्माभिक पेशीय तंत्र शांत रहती है और जब वस्तु नजदीक होता है तो पक्ष्माभिक तंत्र उत्तेजित होता है। पक्ष्माभिकी पेशीय तंत्र में संकुचन की मात्रा समायोजन के संकेत के रूप में मस्तिष्क में जाती है। बहरहाल अनुसंधान इंगित करता है कि समायोजन गहराई और दूरी के प्रत्यक्षीकरण का एक कमजोर संकेत है। यानी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत नहीं है, ये एक कमजोर संकेत है। अभिसरण कन्वर्जेंस, जब आप मुद्रित लाइन के अक्षरों को पढ़ते हैं तो आप दोनों आंखों के प्रतिबिंब को लाने के लिए अपनी आंखों को अभिसारित करते हैं। यानी जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपनी दोनों आंखें जो हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है और जैसे जैसे हम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं वो जो पॉइंट है जिसपे हमारी दोनों आंखें कन्वर्ज हो रही हैं वो भी चलता जा रहा है। प्रत्येक आंख के बाहर स्थित 6 इंट्राऑक्यूलर पेशीय तंत्रों की सहायता से, यानी आंख के बाहर 6 मसल्स है इंट्राऑक्यूलर पेशियां,
जिनके द्वारा हम आंखों को कन्वर्ज करके फोकस कर पा रहे हैं। प्राप्त की गहर अभिसरण की मात्रा मस्तिष्क को संकेत करती है और यह दूरी के संकेत को प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु नजदीक है तो अभिसरण का कोण बड़ा हो जाएगा और जब वस्तु काफी दूर चली जाती है तो अभिसरण का कोण कम हो जाएगा। अगर आप किसी और को बोले कि वो अपने नाक के पास उंगली रखें और उंगली को देखें और फिर दूर सामने किसी चीज को देखें, तो आपको साफ दिखाई देगा कि जब वो पास में देख रहे हैं तो उनकी आंखें बहुत ज्यादा पास है, यानी जो एंगल है वो काफी ज्यादा है, और जब वो दूर देख रहे हैं तो उनकी आंखें उतनी पास नहीं होंगी, फैली हुई दिखेंगी। तो वो जो पास होना है और दूर होना है आंखों की पुतलियों का, उसको कन्वर्जेंस कहा जा रहा है, जो कि 6 इंट्राओक्यूलर मसल्स से होता है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तु नजदीक है तो अभिसरण कन्वर्जेंस का कोण बड़ा हो जाएगा और जब वस्तु काफी दूर चली जाती है तो अभिसरण का कोण कम हो जाएगा। काफी दूर स्थित वस्तुओं के लिए आंखों की दूरी अधिक हो जाती है अथवा थोड़ी समानांतर हो जाती है। प्राप्त की गई अभिसरण की मात्रा मस्तिष्क को उत्तेजित करता है और यह दूरी का एक संकेत है। पुनः अनुसंधान स्पष्ट करता है कि समायोजन के समान यह प्रत्यक्षीकरण दूरी का कमजोर संकेत है, यानी दोनों अभिसरण और समायोजन, अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस, प्रत्यक्षीकरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत नहीं है, दोनों कमजोर संकेत है। इसके बाद आते हैं द्विअक्षिक संकेत, यानी दोनों आंखों के इस्तेमाल के कारण जो संकेत हमें मिलते हैं, इनको बाइनोक्यूलर क्यूज भी कहा जाता है। द्विअक्षिक संकेत पहले दो चर्चा किए गए संकेतों से भिन्न है, अपने आप रेटिनल प्रतिबिंब से उत्पन्न होते हैं। ये संकेत निम्नलिखित है। पहला है दोहरा प्रतिबिंब और दूसरा है द्विअक्षिक विषमता। दोहरा प्रतिबिंब, आप पहले ही सीख चुके हैं कि जब हम अपनी आंखों को स्पेस में स्थित वस्तु पर स्थिर करते हैं तो समेकन हो जाता है और हमें एक वस्तु दिखाई पड़ती है। बहरहाल जब हम आंख को एक वस्तु पर स्थित करते हैं तो स्थिरीकरण बिंदु की अपेक्षा सभी अन्य वस्तुएं नजदीक अथवा दूर नॉन करस्पॉन्डिंग बिंदुओं पर पड़ती है और दोहरे प्रतिबिंब को प्रदर्शित करती है। अगर आप अपनी आंख के पास अंगूठा रखेंगे और अंगूठे को देखेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो आप देखेंगे कि पीछे की जो भी वस्तु है वो हमें दो दिखाई देंगी, और वैसे ही अंगूठा वहीं रखते हुए पीछे की वस्तु देखेंगे तो आपको अंगूठे दो दिखाई देंगे। तो ये इसलिए होता है कि हमारी दोनों आंखें थोड़ी अलग अलग जगह पे है, उन दोनों में दूरी है, दोनों का एंगल अलग है, और इसीलिए किसी भी वस्तु के से जो छवि बनती है दोनों आंखों में, अगर हम एक ही जगह फोकस नहीं कर रहे हैं तो वो छवि हल्की हल्की अलग बनती है। इसीलिए अगर अंगूठे पे फोकस कर रहे हैं पास में जो है तो दूर की चीज के दो छवि दिखाई देंगे, दूर की चीज पे फोकस कर रहे हैं और पास में अंगूठा रखा हुआ है तो दो अंगूठे दिखाई देंगे। आप इस चमत्कार के प्रयोग की कोशिश कर सकते हैं। ये नहीं पढ़ रही हूं मैं, उदाहरण पहले ही समझा दिया। बहरहाल आप दो प्रतिबिंबों के केवल अनुभव कर सकते हैं, ये प्रकृति में एक समान नहीं होते। पहला बिना किसी अतः जब हमें बिना क्रॉस दोहरा प्रतिबिंब दिखाई पड़े, ये भी रहने देते हैं, द्विअक्षिक विषमता पे चलते हैं। वे वस्तुएं जो कि स्थिरीकरण बिंदु से नजदीक तथा दूरी पर स्थित है, उनका रेटिनल प्रतिबिंब दो रेटिनाओं दृष्टिपटलों की नॉन करस्पॉन्डिंग अथवा विषम क्षेत्रों पर पड़ेगा। वस्तु के स्थिरीकरण बिंदु से अधिक दूरी होने पर द्विअक्षिक विषमता बढ़ेगी, अर्थात स्थिरीकरण बिंदु से वस्तु की दूरी बढ़ने के कारण विषमताएं बढ़ती हैं। स्थिरीकरण बिंदु से वस्तु की दूरी के बारे में दृष्टिपटलीय विषमता संभावित संकेत है। अब अगर आप अपने सामने कोई वस्तु रखें, पहले उसे एक आंख से देखिए, फिर दूसरी आंख से देखिए, फिर एक आंख से देखिए, फिर दूसरी आंख से देखिए, तो आप पाएंगे कि दोनों आंखों से जो छवि आपको दिख रही है वो हल्की हल्की अलग है, उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। और ये जो विषमता है दोनों छवियों में, जो हमारे दो रेटिना यानी दृष्टि पटल पे बन रही है,
उनकी विषमता से हम दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी उनमें कितना फर्क आ रहा है दोनों छवियों के बीच, उससे हमें दूरी का पता चलता है। फिर है एक आक्षिक संकेत यानी मोनोक्यूलर क्यूज, एक आंख से जो हमें मिलते हैं। एक आक्षिक संकेत को चित्रात्मक संकेत भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें फोटोग्राफ तथा पेंटिंग में पाई जाने वाली गहराई से संबंधित सूचना के प्रकार शामिल होते हैं। यानी जब आप कोई पेंटिंग देखते हैं या अगर आप खुद पेंट करते हैं तो एक आक्षिक संकेतों का पेंटिंग में यूज किया जाता है पेंटर द्वारा, जिससे कि हमें पेंटिंग में कौन सी वस्तु बहुत दूर है और कौन सी पास है उसका पता चलता है। इन संकेतों का प्रयोग चित्रकारों द्वारा अपनी पेंटिंग में किया जाता है। ये संकेत निम्नलिखित है। इंटरपोजिशन, आकाशीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, प्रकाश एवं छाया, सुपरिचित आकार, टेक्सचर डेंसिटी ग्रेडियंट यानी संरचना सघनता अनुपात। पहला इंटरपोजिशन, जब एक वस्तु आंशिक रूप से दूसरी वस्तु के अंदर बंद होता है तो बंद हुई वस्तु बंद करने वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक दूरी पर दिखाई पड़ती है। यह संकेत बच्चों में जल्दी विकसित होता है। यहाँ आप देखें एक घर बना हुआ है और पीछे एक पेड़ है। अब क्योंकि घर पेड़ के सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेड़ का कुछ हिस्सा घर से छुपा हुआ है, तो हमारी आंखों को तुरंत पता चल जाता है कि घर सामने है और पेड़ उसके पीछे है। इसे कहते हैं इंटरपोजिशन। दूसरा है आकाशीय एरियल परिप्रेक्ष्य। जब आप शहर में भवनों को देखते हैं तो देखने पर भवन बिल्कुल नजदीक लगती है और उनकी बाउंड्री रूपरेखा दूरस्थ इकाइयों की तुलना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो कि धूसर और धुंधली दिखती हैं। बिल्डिंगें, पेड़ तथा अन्य वस्तुओं जो कि धुंधली दिखाई देती है, ये वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तुओं की तुलना में काफी दूर होती है। यानी एरियल परिप्रेक्ष्य, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी हवा है पृथ्वी के ऊपर, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, धूल होती है, अलग अलग चीजें होती है, इसलिए जो हमारे पास होता है उसकी हमें बहुत साफ रूपरेखा दिखाई देती है, उसका जो आकार है वो बहुत साफ दिखाई देता है। और जो दूर होता है, काफी दूर होता है, वो हल्का धुंधला दिखाई देता है। इसको बोलते हैं आकाशीय या एरियल परिप्रेक्ष्य। तो जो धुंधला सा दिखाई देता है वो दूर होता है और जो साफ साफ दिखाई देता है वो पास होता है। फिर है रेखीय परिप्रेक्ष्य। जब दो समानांतर रेखाएं दूरी में पीछे झुकी हुई होती जब दो समानांतर रेखाएं दूरी में पीछे झुकी हुई होता है, जैसे कि रेल सड़क मार्ग, वह अपने रेटिनल प्रतिबिंब में एक बिंदु की और अभिमुख होती है। इसके अतिरिक्त दृष्टि क्षेत्र विजुअल फील्ड में काफी दूर स्थित दो वस्तुएं एक दूसरे के समीप दिखाई देंगी। दूसरे शब्दों में हमारे पास की दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर दिखाई पड़ती हैं। यह संकेत बच्चों में काफी समय बाद दिखता है। ये बोलना चाह रहे हैं रेखीय परिप्रेक्ष्य में कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, पटरी, ट्रेन की पटरी अगर देख रहे हैं तो पास में जो दोनों तरफ के लोहे का जो बीम रहता है वो दूर दिखाई देता है, लेकिन यानी एक दूसरे में फर्क रहता है, जो भी 1 मीटर का या 1.5 मीटर का फर्क दिखाई साफ देता है। लेकिन वही जब आप दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों एकदम पास आ गए हैं। जो दोनों सिरे हैं पटरी के वो एकदम पास से दिखाई देते हैं, तो वो है रेखीय परिप्रेक्ष्य। यानी जो बहुत दूर है उसके बीच में जो दो वस्तुएं जो बहुत दूर है उनका डिस्टेंस हमको नहीं दिखता है। काफी दूर स्थित दो वस्तुएं एक दूसरे के समीप दिखाई देती हैं, ये है रेखीय परिप्रेक्ष्य। फिर प्रकाश और छाया। हम अक्सर प्रकाश के स्रोत तथा दिशा के प्रति जागरूक हो जाते हैं। यह सामान्यतः ऊपर से पड़ने वाले प्रकाश जैसे सूर्य की रोशनी के प्रति होता है।
एक वस्तु द्वारा बिखेरी गई परछाई पर दूसरा यह इंगित करता है कि कौन सी वस्तु काफी दूरी पर है। ये जो रेखीय परिप्रेक्ष्य का चित्र आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने पटरी बनाई है, कैसे पास की जो पटरी है वो दूर है और दूर की पटरी बहुत ही निकट दिख रही है एक दूसरे से। ये जो लाइनें हैं ये बहुत पास हैं और यहाँ पे इनमें काफी ज्यादा दूरी है। फिर है सुपरिचित आकार। क्योंकि आप अपने मित्र की लंबाई जानते हैं इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कहाँ पर खड़ा है। ऐसे ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु का प्रतिबिंब स्टोर रहता है जो कि हमसे दूर है, तो हम उस वस्तु के परिचित आकार को ध्यान में रखकर रेटिनल प्रतिबिंब से उस वस्तु की दूरी बता सकते हैं। एक प्लेइंग कार्ड ताश का पत्ता ले और उस मित्र को दे जो कि आपसे 10 फीट दूरी पर खड़ा हो। उससे पूछे कि वह दूरी बताए जहां पर कार्ड रखा है। वह ताश के पत्ते के आकार का अनुमान कुछ सही कर सकेगा क्योंकि वह कार्ड के आकार से परिचित है जो सदैव एक समान आकार मानक आकार होता है। सुपरिचित आकार में ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वस्तु से उसके आकार से यानी उसके साइज से हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसकी हाइट 5 फुट 1 इंच या 5 फुट 2 इंच है। तो क्योंकि आप उसके आकार से बहुत अच्छे से परिचित हैं, वो आपसे कितना दूर है उसका अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो जाता है। जबकि कोई ऐसी वस्तु जिसका आकार आप परिचित नहीं है उसके आकार से, उसके साथ में दूरी का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद है संरचना सघनता ग्रेडियंट। जुताई किए हुए खेत को देखें, नजदीक की सतह उबड़ खाबड़ दिखाई देगी और जब हम अपनी दृष्टि को दूर तक विस्तारित करते हैं तो उसकी संरचना उबड़ खाबड़ न होके चिकना दिखाई देने लगती है। घास की पत्तियों को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे पास की, लेकिन जब आप अपनी दृष्टि को दूरस्थ बिंदु पर ले जाते हैं तो मैदान हरे रंग का पेंट किया हुआ जैसा दिखेगा और पत्तियां स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं होंगी। यह संरचना सोपान दूरी के अनुमान के लिए एक संकेत है। सतह पर पड़ी वस्तुएं स्पष्ट और चिकनी दिखती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास में जिस तरह का हमें टेक्सचर दिखता है, वो चाहे घास का हो या खेत का हो या रोड का हो, उसी को जब हम दूर देखते हैं तो वो हमें चिकना सा दिखता है। हमें उसमें उतना उबड़ खाबड़ या जो उसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं या अगर पत्थर है वो हमें अलग अलग नहीं दिखते, इसलिए दूरी पे चिकना दिखता है और पास में उबड़ खाबड़ दिखता है। इसको बोलते हैं संरचना सघनता ग्रेडियंट। अगला टॉपिक है प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी विशेष समय पर बहुत से उद्दीपन निकलते हैं जिन पर हमारा ध्यान जाता है और जिसमें परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष परक संघटन उत्पन्न होता है। उद्दीपनों की विशेषताएं महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी अपनी आंतरिक आवश्यकताओं, प्रोत्साहनों तथा हमारी विशेष सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिसमें हम पले बढ़े होते हैं, ये सभी कारक उद्दीपन परिवर्तनशील होते हैं और एक व्यक्ति के लिए आंतरिक कारक विलक्षण होते हैं। यह निर्धारित करते हैं कि हमारे प्रत्यक्षीकरण कैसे संघटित होते हैं। निम्नलिखित खंड में आप सीखेंगे कि कैसे उद्दीपन तथा आंतरिक कारक हमारे प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करते हैं। तो ये बता रहे हैं, जैसा हमने एकदम शुरुआत में भी पढ़ा था इसी पार्ट में, कि हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपन है लेकिन हम सारे उद्दीपनों पर ध्यान नहीं देते और ना ही वो सारों का प्रत्यक्षीकरण होता है। और हमारे अंदर क्या आवश्यकताएं हैं या किस चीज को लेके प्रोत्साहन है या हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कौन से उद्दीपन को महत्व दिया जाता है, इस पे निर्भर करेगा कि किस तरह का प्रत्यक्षीकरण हमें हो रहा है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं और क्या क्या नहीं है। 4 इन्होंने कारक बताए हैं। संदर्भ एवं समूह प्रभाव, आवश्यकताएं एवं प्रयोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, संदर्भ
तीन बताए हैं और पहला है संदर्भ एवं समूह प्रभाव। तत्काल संदर्भ के कारण एक उद्दीपन मूलतः विभिन्न प्रत्यक्षीकरणों को प्रदान कर सकता है। संदर्भ हमारे मस्तिष्क में एक प्रत्याशा उत्पन्न करता है ऊपर नीचे की ओर, जो कि एक विशेष समय पर हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, शोरगुल स्थिति में आपके समक्ष एक वाक्य बोला जाता है, ईल घूम रहा है। आपको इस शब्द का प्रत्यक्षीकरण व्हील के रूप में होगा क्योंकि इस संदर्भ को वाक्य के बाद वाले हिस्से से दिया गया है। इसी प्रकार एक उद्दीपन मौखिक रूप से दिया जाता है, ईल दी ऑरेंज। आप ईल शब्द को पील शब्द के रूप में प्रत्यक्षीकरण करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑरेंज शब्द पूर्व में दिए गए शब्द के प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रत्याशा प्रदान करता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि किस तरह से हम एक ही उद्दीपन का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं क्योंकि उनका संदर्भ अलग अलग है। दोनों जगह इन्होंने ईल साउंड का उपयोग करा है। एक जगह बोल रहे हैं ईल घूम रहा है और दूसरी जगह बोल रहे हैं ईल दी ऑरेंज। तो क्योंकि घूम रहा है बोल रहे हैं तो आपको वो ईल की जगह व्हील सुनाई देगा और ईल दी ऑरेंज के टाइम पील सुनाई देगा, यानी ऑरेंज को छीले। क्योंकि ऑरेंज शब्द जो है वो संदर्भ बनाएगा ईल शब्द को समझने का, वैसे ही घूम रहा है संदर्भ बनाएगा ईल शब्द को समझने का। तो कई बार जब हम किसी की बात सुनते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम एक एक शब्द को अलग अलग सुन के पहचान रहे हैं। जो पूरा वाक्य है जिसका हमें संदर्भ मिल रहा है उससे ही हम शब्द जो हमने बहुत अच्छे से ना सुना हो उसको भी पहचान लेते हैं। प्रत्यक्ष परक समूह भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष परक समूह हमारे मानसिक प्रत्याशाओं का उल्लेख करता है। प्रत्यक्ष परक समूह इसको प्रभावित कर सकता है कि क्या हम सुनते हैं एवं क्या हम देखते हैं। व्यापक रूप में यह हमारे शैक्षिक बोलचाल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनुभवों के रूप को जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं को परिभाषित करता है। दूसरे शब्दों में हमारे द्वारा सीखी गई धारणाएं एवं मान्यताएं हमारे प्रत्यक्षीकरण को संगठन में हमारी सहायता करती हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम भगवान के बारे में बहुत विश्वास रखते हैं तो मंदिर का प्रत्यक्षीकरण हमें एक ऐसे स्थान के रूप में होगा जो कि हमें शांति, प्यार, सांत्वना, स्नेह और संतुष्टि का अनुभव प्रदान करेगा। इसी प्रकार रूढ़िवादी धारणाएं, लोगों के समूह के बारे में सामान्य मान्यताएं उन व्यक्तियों के प्रत्यक्षीकरण में हमारी सहायता करती हैं जिन्हें हम पहली बार मिल रहे हैं। हमारी अधिकांश सामाजिक सक्रियाएं रूढ़िवादी मान्यताओं द्वारा निर्धारित होती हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप में तथा समूहों में बनाए रखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जिस तरह से पालन पोषण होता है जिस संस्कृति में और जिस समाज में, वहाँ का समाजीकरण होता है हमारे अंदर, यानी हम उस संस्कृति को सीखते हैं। तो उसमें अलग अलग लोगों को लेके या वस्तुओं को लेके या जगहों को लेके जो हमारी धारणा बनती है उसी के अनुकूल हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है। जैसे अगर हम समझते हैं कि किसी एक जगह के लोग किसी विशेष तरह के होते हैं, उनका व्यवहार या उनके रहन सहन का तरीका हम मान के चल रहे हैं कि वैसा ही होगा जो हमको बताया गया है, हमने सीखा है हमारे समाज और संस्कृति से। तो जब हम उस समुदाय के किसी इंसान से मिलेंगे तो हमारा प्रत्यक्षीकरण उसी प्रकार का होगा। हम उनमें वही चीजें देखेंगे जो हमें उस समूह के बारे में पहले से पता है। अगला कारक है आवश्यकताएं एवं उद्देश्य प्रयोजन। हमने ऊपर देखा कि तत्काल संदर्भ और प्रत्यक्ष परक समूह हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता, आवश्यकताएं, भावनाएं, मान्यताएं, व्यक्तित्व आदि हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं।
एक व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर आवश्यकता के प्रभाव को यह उदाहरण स्पष्ट करेगा। दो आदमी जिनमें से एक भूखा और एक प्यासा होता है भोजनालय में जाते हैं और वेटर दोनों आदमियों को आदेश प्राप्त करने के लिए खाने का मेन्यू भोजन की सूची देता है, यानी दोनों का ऑर्डर लेने के लिए उन्हें मेन्यू देता है। यह पाया गया है कि भूखा आदमी तत्परता पूर्वक सरसरी निगाह से खाने की वस्तुओं को देखता है, जबकि प्यासा व्यक्ति पेय पदार्थ के संबंधित मेन्यू को देखता है। यानी हमारी उस समय पे जो आवश्यकता है उसी के अनुकूल हमारा प्रत्यक्षीकरण होगा। यह उदाहरण इस परिकल्पना का समर्थन करता है कि व्यक्तियों की आवश्यकताएं उसके प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती हैं। यह पाया गया है कि भावनाएं, प्रेरणा और व्यक्तित्व कारक हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण के संगठन पर जब हम पुरस्कार और दंड के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो यह पता चलता है कि दंड की तुलना में बच्चे चित्र पृष्ठभूमि उद्दीपन में पुरस्कृत पहलुओं का अधिक प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं या हमारी भावनाएं या हम किस चीज के लिए प्रेरित हैं या हमारे व्यक्तित्व में किस चीज का क्या महत्व है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रत्यक्षीकरण जो है वो प्रभावित होगा। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। प्रत्यक्ष परक सीख और विकास सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में होता है। हमारे प्रत्यक्षीकरण पूर्व में सीखे गए प्रभाव को दर्शाते हैं और इसीलिए यदि सीख तथा समाजीकरण एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में होता है तो यह हमारे प्रत्यक्षीकरण में परिलक्षित होता होगा। अनेकों अध्ययन हमारे प्रत्यक्षीकरण पर संस्कृति के प्रभाव की कल्पना का समर्थन करते हैं। यह पता चलता है कि घने जंगलों में रहने वाले अफ्रीकी लोग ऊर्ध्वाधर क्षैतिज चित्र तथा पश्चिमी शहरों में मूलर लायर चित्र में अधिक विभ्रम दर्शाते हैं। विभिन्न संस्कृति में उनके अनुभवों के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, अतः संस्कृति की पृष्ठभूमि वाले लोगों को संसार का अनुभव अलग होता है। तो हम जिस संस्कृति या जिस समाज में हम बड़े होते हैं वहाँ किस तरह से चीजें देखी जाती है या किस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं उससे हमारा प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि घने जंगलों में जो अफ्रीकी लोग हट्स में रहते हैं यानी गोलाकार झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें जो एक हमने विभ्रम पढ़ा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला, यानी एक लाइन और वर्टिकली खड़ी हुई लाइन है और एक लेटी हुई लाइन है, दोनों सेम साइज की है लेकिन खड़ी हुई लाइन ज्यादा लंबी लगेगी। ये जो विभ्रम है ये इन लोगों को ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ पश्चिमी शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले शहरों में लोग रहते हैं उनको म्यूलर लायर वाला विभ्रम ज्यादा होगा। यानी जो दो लाइनें हैं जिनमें दोनों तरफ गोलाकार बने हैं, एक अंदर की तरफ और दूसरी लाइन में बाहर की तरफ, उसमें ऐसा लगता है कि जिसमें बाहर की तरफ लाइन है वो अंदर की तरफ लाइन वाली से ज्यादा लंबी है, पर असल में दोनों लाइनें सेम लंबाई की होती हैं। तो ये म्यूलर लायर चित्र वाला विभ्रम पश्चिमी शहरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा होगा। इसी का एक उदाहरण यह भी है कि जो लोग बहुत ज्यादा नॉर्थ पोल के पास रहते हैं, क्योंकि उनके वातावरण में इतनी ज्यादा बर्फ है और सब कुछ मुख्य रूप से सफेद है, वे 17 सफेद के अलग अलग शेड्स में फर्क कर सकते हैं, जबकि हम शायद 3 या 4 में ही फर्क कर पाएंगे। पर क्योंकि उनकी दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा सफेद ही दिखता है, वे 17 तरह के सफेद पहचान सकते हैं। अगला टॉपिक है इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन।
जो प्रत्यक्षीकरण हमें हमारी इंद्रियों से नहीं होता। हमने प्रत्यक्षीकरण पर की गई पूर्व चर्चा में देखा कि ज्ञानेंद्रियां कच्ची सामग्री अथवा आंकड़ा उपलब्ध कराती हैं, जहां पर हमारे प्रत्यक्षीकरण संघटित होते हैं। बहरहाल यह दूसरी तरह का प्रत्यक्षीकरण है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण बिना इंद्रियों की संलिप्तता के संघटित होता है। इसे इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। जैसे कि शब्द सूचित कर रहा है कि इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण बिना वास्तविक उद्दीपन का प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी जब वास्तविक उद्दीपन नहीं होता फिर भी हमें प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, उसे बोलते हैं इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण। इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण में जैसे टेलीपैथी, परोक्ष दर्शन तथा दूर गति बोधन शामिल होता है। टेलीपैथी यह विभिन्न स्थानों पर स्थित व्यक्तियों के बीच विचारों को स्थानांतरित करता है। परोक्ष दर्शन इंद्रियों के बिना घटनाओं तथा वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण। दूर गति बोधन बिना वस्तुओं को स्पर्श किए उनको नियंत्रित करना। ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अर्ध मनोवैज्ञानिकता के विचार को प्रतिपादित करता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के मनोवैज्ञानिक सामान्यतः ESP के तथ्य के बारे में शंकालु होते हैं। तो टेलीपैथी हुआ, जिसमें आप कोई इंसान से बोले बगैर वार्तालाप कर रहे हैं या विचारों को पहुंचा रहे हैं उन तक। या परोक्ष दर्शन, कहीं दूर कोई घटना हो रही है और आपको उसका पता यहाँ चल रहा है। या दूर गति बोधन कि बिना छुए आप सामने की वस्तु को उठा सकते हैं या हवा में फेंक सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो मनोवैज्ञानिक नहीं मानते। इसके ऊपर काफी शंका है कि इस तरह की चीजें इंसान कर सकते हैं। इंद्रियातीत प्रत्यक्षीकरण में मनोवैज्ञानिकों का उस तरह से भरोसा नहीं है। चैप्टर हो गया।